नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है और आज के इस वीडियो में वही क्वेश्चंस देखेंगे जो टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में। देखिए, जिनका भी पेपर 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 अगस्त, इसके अलावा जिनका भी पेपर अभी आपका सितंबर में होने वाला है, यानी जिनका पेपर बाकी है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टॉप 70 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जीके जीएस के, वो लेवल जो आपके पेपर में आ रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे जिनका पेपर अभी बाकी है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, उनके लिए। तो सबसे पहले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। और आपको और एक चीज़ बता दें, चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस करके। वहाँ पर जितनी भी क्लासेस हैं करंट अफेयर्स और जीके जीएस की, वो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा रखी हैं, उन सारे क्लासों को देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग ने, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग, जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का ही राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? भाई, कृष्ण प्रथम ने इनमें से क्या बनवाया था जो कि राष्ट्रकूट वंश का ही राजा था? तो देखो करेक्ट आएगा एलोरा के शिव मंदिर। एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था और कृष्ण प्रथम जो है ये राष्ट्रकूट वंश का राजा था, याद रखना। ऐसा भी क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि एलोरा का शिव मंदिर किस वंश के समय बना था? तो राष्ट्रकूट वंश के समय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? यानी भाई, इस कथन को किसने कहा था या ऐसा किसका मानना था कि भारत की जो रुइयां हैं वो अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद हैं? तो याद रखना मेगास्थनीज का ये मानना था। मेगास्थनीज जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना की थी, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? याद रखना बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना की थी, याद रखना। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, बल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो भाई, ये जो विश्वविद्यालय है बल्लभी विश्वविद्यालय, इसका विकास किसने कराया था, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। देखिएगा, बल्लभी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है या विकास है वो साथियों भट्टारक ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा भट्टारक। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि साथियों ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पीटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? आप सभी को पता है ये जो पीटक शब्द है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इनमें से कौन सा पीटक है जो भाई बौद्ध धर्म के नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? याद रखिएगा विनय पीटक। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, विनय पीटक, जो कि नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है बौद्ध धर्म का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं साथियों अभी। तो भाई, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ है जो भाई बताता है? देखो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में सुक्त पीटक बताता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सुक्त पीटक, है ना। और देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछे ना भाई कि बौद्धों का गीता किसे कहा जाता है, जो कि पूछ भी चुका है, तो अभिधम को। ठीक है, याद रखना। अगर आपसे ये पूछे कि बौद्ध धर्म के पुनर्जन्मों की कथाओं का वर्णन किसमें है, तो याद रखना जातक में है। ठीक है, ये सब पूछ चुका है अभी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला था? तो भाई प्रतिहार और पाल वंश ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिहार और पाल वंश।
किस राज्य के राजा ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया था? तो करेक्ट है कुषाणों ने। ठीक है, कुषाण वंश के राजाओं ने। ऑप्शन नंबर ए कुषाण, जो कि चीन के यूजी जनजाति से संबंध रखते थे, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, महासंघिक निकाय का कहाँ विकसित हुआ था? महासंघिक निकाय जो है ये कहाँ विकसित हुआ था? देखिए करेक्ट आएगा वैशाली में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ था? याद रखिए वैशाली में ये विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ना, ये किसके समय में विकसित हुई थी? याद रखना कनिष्क के समय में, जो कि ईस्वी की पहली सदी में हुआ था। ये चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, याद रखना, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, बिल्कुल ज़्यादा लोड मत लीजिए, जितनी क्लासेस आपको करवा दिए हैं ना वो इनफ है। फिर भी अभी आपको जब तक आपका पेपर चलेगा तब तक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करा करिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? तो भाई इनमें से कौन से वो ग्रीक विद्वान हैं जिन्होंने भारत के बारे में सर्वप्रथम लिखा था? तो करेक्ट आएगा साइलैक्स ने। साइलैक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी साइलैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो भाई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो होता है उसका चेयरमैन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में अगर पूछे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन है, तो आपको नरेंद्र मोदी आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? देखिए परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा केरल में। केरला राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि साथियों कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि कच्छ की खाड़ी में है। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश ने या किस देश में आंदोलन चला था? भाई फास्ट फूड जो होते हैं ना, जैसे कि ये चाउमीन होते हैं, चिल्ली होता है, कोई भी चिल्ली वगैरह, मंचूरियन वगैरह, ये सब फास्ट फूड में आता है। ठीक है, तो फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? तो इटली में। इटली ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? भाई देखिएगा प्रति वर्ष जो है ना ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ये आपको पता होगा, नहीं पता था तो आज के बाद याद रखना। और ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। अब देखो ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? तो याद रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा साथियों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की घोषणा कब हुई थी, तो याद रखना 1987 में, 1987 में हुई थी। क्लियर है? आगे देखते हैं, अगला है, बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो बिली अर्जन सिंह का नाम जो है ना किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। देखिए ये जो बिली अर्जन सिंह है ना, एक पूर्व शिकारी थे, लेकिन जब इन्होंने एक छोटे तेंदुए का शिकार किया ना, उसके बाद जो है इनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना के लिए अभियान चलाया। ठीक है, याद रखना इन्होंने 1976 से 1996 में जो है ना WWF ने इनको गोल्ड मेडल दिया और इनको 1995 में पद्म श्री भी दिया गया। और ये जो बिली अर्जन सिंह जी हैं, इनका निधन 2010 में हो गया, याद रखना। आई थिंक इससे ज़्यादा जानकारी आपके लिए जो है हानिकारक हो सकता है, इसीलिए जितना मैंने बताया वो काफ़ी है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? देखिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ पर है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, याद रखना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो मुख्य बेंच है वो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। जैविक खेती के क्या फायदे होते हैं?
देखिए जैविक खेती के क्या फ़ायदे होते हैं, तो भाई यह किफ़ायती होता है, कम समय लेती है और इसमें कम मजदूरों की ज़रूरत होती है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जैविक खेती के बारे में बता दें, देखिए जैविक खेती में रासायनिक उत्पादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें कंपोस्ट, जैविक खाद आदि का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? तो भाई मोबाइल फ़ोन से जो उत्पन्न ई कचरा होता है ना, इसमें लेड बिल्कुल भी मत बताना भाई, इसमें तांबा होता है, तांबा। ठीक है, तांबा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कॉपर। चलिए अगला है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक देने वाली ये पुस्तक है जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग, और इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, याद रखना, रसेल कार्सन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कार्बन लेवी क्या है? साथियों कार्बन लेवी के बारे में पूछा जा रहा है, ये कार्बन लेवी क्या है? तो कार्बन लेवी जो है ना, ये कार्बन ईंधन पर लगने वाला एक प्रकार का टैक्स है, कर है। तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। अगला क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? देखिए भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जो सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? करेक्ट आंसर होगा 5%, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 5%। अगला, जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ? तो भाई जेट्रोफा के अलावा जो है ना साथियों, याद रखना, एक है पोंगामिया पिन्नटा का पौधा, ठीक है, जिससे जो है ना भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है। तो याद रखना, पोंगामिया पिन्नटा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1990 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? तो भाई 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक जो है ना, ये भाई हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का ये जो हेलमंद प्रांत है ना साथियों, याद रखना, ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो एक प्राकृतिक उर्वरक है जिसका नाम है गुआनो, और ये कहाँ पर पाया जाता है, किस क्षेत्र में? तो याद रखना, पेरू के तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पेरू के तटीय क्षेत्र। लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आएगा लीचिंग के द्वारा। लेटेराइट मिट्टी जो होती है ना, ये चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, याद रखना। अफ्रीका के पेम्बा और जांजिबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो भाई अफ्रीका का जो पेम्बा और जांजिबार द्वीप है ना साथियों, ये किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो याद रखना, लौंग की खेती और निर्यात के लिए। ऑप्शन नंबर ए लौंग। अगला क्वेश्चन है, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? देखिए समरकंद नामक स्थान जो है ना, ये मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आएगा उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, उज्बेकिस्तान। अगला, रिएक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या होती है? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। रिएक्टर स्केल जिससे भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं, ठीक है, आपको बता दें, ठीक है, इसकी कोई भी ऊपरी सीमा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बारे में डिटेल में आपको जानना चाहिए। देखिए रिएक्टर स्केल का निर्माण 1935 में अमेरिकी भूकंप शास्त्री चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था। हालांकि इस स्केल में 1 से 9 तक की संख्या तो दी गई है, परंतु इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, ये आपको याद रखना है साथियों। और अगर आपको ये ऑप्शन ना मिले, इसकी कोई सीमा नहीं, तो फिर आपको 9 आंसर करना है, क्योंकि इस स्केल में 1 से लेकर 9 तक की संख्या दी हुई रहती है ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो भाई फ्लूवियल स्थलाकृतियों की जो रचना है ये किसके द्वारा की जाती है? तो करेक्ट आएगा जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी पानी के द्वारा। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? ब्रिटेन और अर्जेंटीना को लेकर के बीच जो है, इनमें से कौन सा द्वीप है जिसको लेकर विवाद है? याद रखना, फॉकलैंड द्वीप को लेकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फॉकलैंड। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है?
तो भाई सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन तो कजाकिस्तान में होता है। भारत में यूरेनियम का प्रमुख खदान जादूगोड़ा में स्थित है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? देखिए भाई, गोल क्रांति का संबंध जो है ना साथियों, ये आलू उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आलू उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से कौन सी एक जलधारा है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एल नीनो करता है, जेट स्ट्रीम करता है, तिब्बत का पठार तो करता ही है, गल्फ स्ट्रीम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? करेक्ट आएगा तारकनाथ दास ने। ऑप्शन नंबर डी तारकनाथ दास। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संविधान का कौन सा भाग है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? करेक्ट आंसर होगा भाग 20 में। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे ये पूछे ना कि भाई किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत। और ये जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, इसको साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखना। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कन्नौज। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 110 में तो धन विधेयक के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 108 जिसमें संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात की गई है। ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की एक संयुक्त परियोजना है? तो ये जो ताला जल विद्युत परियोजना है ना साथियों, ये भारत और भूटान के बीच की एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, भूटान। जब राजा बोडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? यहाँ पर दो क्वेश्चन बनता है। पहला तो ये याद रखना है, मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बोडयार ने। और याद रखना, जब राजा बोडयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वेंकट द्वितीय। मतविला प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मतविला प्रहसन नाटक के जो रचयिता थे वे थे महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, महेंद्र वर्मन प्रथम। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कपिलवस्तु। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन थे? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठी सेना का नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने। ठीक है, यहाँ आपको बताना है कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, उनका नाम क्या था? तो याद रखना, काशीराज पंडित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, काशीराज पंडित। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? याद रखना, 1977 में। अगला क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो मुगल सम्राट अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था आसिरगढ़ विजय अभियान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, आसिरगढ़ विजय अभियान। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो याद रखना, शोषण के विरोध अधिकार का, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद किसमें? तो अनुच्छेद 24 में किया गया है, याद रखना। आगे देखिए, किसने मुखलिसपुर से लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो मुखलिसपुर से लोहागढ़ या लोहगढ़ नामक मजबूत किला का निर्माण बंदा बहादुर ने किया था। बंदा बहादुर, जिनको वीर बंदा बैरागी के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो भाई करेक्ट होगा अनुच्छेद 371 का क में या ए में। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, याद रखिए, संसद के सदस्यों के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए, माफ करना यार, ऑप्शन नंबर देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव पूछा है ना साथियों, करेक्ट आएगा संसद के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? अब देखिए, दो देशों के बीच जो वस्तु विनिमय होता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई याद रखना,
इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा व्यापार परिणाम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा राममोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे। यानी राजा राममोहन राय और डेविड हेयर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो भाई याद रखना हिंदू कॉलेज की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी? तो प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो देखिए राइट होगा शंकराचार्य को। ऑप्शन नंबर बी। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी ने की थी, है ना। इसमें कांग्रेस गर्म दल और नरम दल दो भागों में बंट गया था। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो भाई याद रखना धन विधेयक को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा धन विधेयक। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? देखिए औद्योगिक क्रांति का विकास जो है ना ये इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों इंग्लैंड। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? तो हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली जो नदियाँ हैं वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत में खनिज के तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? डबल स्टार मार्क कर लेना। तो भारत में खनिज के तेल के भंडार जो है मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? याद रखना अवसादी चट्टानों में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर के नाम से जानते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर के नाम से जानते हैं। रेगुड़ के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है, याद रखना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त जलधारा है उसको मेघना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ है? तो भाई शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या जो है इनमें से कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा उत्तर प्रदेश में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 1976। वित्त आयोग का गठन जो है ये भाई कितने समय के लिए किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो भाई वह पुर्तगाली गवर्नर कौन थे जिन्होंने नीले पानी की नीति अपनाई थी? याद रखना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र राज्य में भक्ति संप्रदाय जो है ना किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? करेक्ट आएगा संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष रहा? यानी विजयनगर का शुरुआत समय से अंतिम समय तक किस राज्य के साथ संघर्ष रहा था? करेक्ट आएगा बहमनी राज्य से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बहमनियों से। अंतिम क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो भाई राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किया गया है जो कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आज के इस वीडियो में टॉप 70 क्वेश्चंस थे और आप साथियों अगर सही में तैयारी करने वाले बच्चे लोग हैं, साथी लोग हैं, तो आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चंस कैसे थे, कितने इंपॉर्टेंट थे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं पेपर में। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।